रीबर्थ इन नॉवल एपिसोड 2। एक अनजान जगह पर समय का जेट जाकर लैंड करता है और समय उसमें से अनिका को अपनी बाहों में लेकर अंदर चला जाता है। वहां आसपास चारों तरफ सिर्फ अपनी ही पानी था और जंगल और कुछ भी नहीं था। उसे जंगल और पानी के बीच में एक खूबसूरत सा घर बना हुआ था और समय अनिका को लेकर वही चला जाता है और उससे ले जाकर बेड पर लेटकर एक एंटीडोट उसके हाथ में लगा देता है और उसे कमरे से बाहर निकल जाता है, क्योंकि अभी उसे बहुत कुछ करना था यहाँ, इसलिए वह जानता था अनिका को होश आने में 2 से 3 घंटे तो लगी जाएंगे। 1 घंटे बाद धीरे धीरे अनिका की आंखें हिलने लगती हैं और वो अपनी आंखें खुलती है तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। फिर वो अपनी आंख बंद करके फिर खोलती है तो अनजान जगह, अनजान कमरा देखकर वो डर जाती है। लेकिन तभी उसे समय का खुद को अपने घर लाना याद है। तुम्हें देती है कि गेट खुला हुआ था। वो उसका गेट से बाहर निकाल कर भागने लगती है। जब वो उसे घर से बाहर आती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ जंगल और पानी था। वह चारों तरफ घूम घूम कर देती है और भाई घुटनों के बल बैठकर रहती है। ये तुमने ठीक नहीं किया मिस्टर समय मल्होत्रा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। और चारों तरफ देखती है लेकिन उसे वहां से भागने का कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा था। एलिल तभी पीछे से कोई हाथ रखता है। अनिका डर के मारे सीख देती है। तभी समय कहता है, मेरे अलावा तुम्हें कोई छू नहीं सकता। वही समय को अपने अपने करीब देकर उसे धक्का दे देती है। समय खुद को संभाल नहीं पाता और गिर जाता है। उनका उसे उंगली दिखाकर रहती है, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारी जान ले लूंगी। वही समय उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम जिस वक्त जहां हो ना वहां तुम्हें मेरे अलावा कोई भी नहीं मिलेगा। और मेरी एक बात कम खुलकर सुन लो, अब तुम्हें इतना उम्र मेरे साथ रहना है। प्यार से रहोगी तो फायदे में रहोगी, अगर मैं जबरदस्ती करने पर आया ना तो सह नहीं पाओगी। और वहां से अंदर घर की तरफ चला जाता है। अनिका वही घुटनों के बल बैठ जाती है और आसमान की तरफ देखकर कहती है, लग क्यों दिया था मुझे दूसरा मौका? इसलिए कि मैं किसी के हाथ की कठपुतली बन जाऊं या इसलिए कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ ना कर पाऊं? मैंने आपसे क्या चाहा था भगवान? सिर्फ यही ना कि मैं खुद को फोन करूं। लग खुद के लिए जियो, मोहब्बत में तुमसे धोखा मिल ही गया था। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया, इस जन्म में भी, इस नॉवेल में आने के बाद भी मुझे धोखा ही तो मिल रहा है। भगवान जी प्लीज मुझे पक्ष दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सुबह का आज़ाद जिंदगी चाहिए। मैं किसी के कैद में रहकर नहीं सकती। यही सब सोते हुए अनिका वही रेत पर लेट जाती है और कब उसकी नींद लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वही उसे पेड़ के पीछे खड़ा समय अनिका की बातें सुन रहा था। वह उसकी नवल वाली बात नहीं सुन पाया था और सारी बातें वो सुन चुका था। समय अनिका की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हें कैद नहीं करना चाहता अनिका, लेकिन तुम मुझे भाग रही हो और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। मैं तुम्हें सिर्फ प्यार देना चाहता हूँ, तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ भरना चाहता हूँ, लेकिन तुमसे नफरत करती हूँ यार। अब मैं इस नफरत को मोहब्बत में बदलना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ तुम्हें लाया। मैं खुद को 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ। अगर इन 10 दिन में मैं तुम्हारे दिल में खुद के लिए कोई फीलिंग्स नहीं ला पाया ना तो दूर चला जाऊंगा तुम्हारी जिंदगी से और हमेशा तुम्हारी यादों के सहारे अपनी जिंदगी बिताऊंगा और तुम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिन। तभी वो अनिका के पास जाकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाकर समय उसे कमरे में लिटाकर अच्छे से ब्लैंकेट से कर देता है और कमरे से बाहर चला जाता है क्योंकि इस वक्त वह भी दुखी था कि उसकी मोहब्बत उसकी डाल उसे नफरत करती है। अरे जिस लड़की के लिए आज तक उसने कभी किसी लड़की को अपनी जिंदगी में नहीं आने दिया, कभी किसी की तरफ एक नज़र उठाकर नहीं देखा, वह लड़की आज उससे नफरत करती है। यही बहुत होता है किसी इंसान को तोड़ के रखने के लिए। समय घर से बाहर निकालकर उसे टापू के पास बैठ जाता है, क्योंकि वहां से उसे वो अच्छा समंदर दिखाई दे रहा था जिससे उसकी बहुत गहरा रिश्ता था। उसके अपनों ने उसे धोखा दिया था। एक सिर्फ उसकी डॉल थी उसकी जिंदगी में जिसके लिए वह जी रहा था, लेकिन आज उसकी डॉल भी उससे नफरत करती थी और यही बात समय से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। समय वही बैठा रहता है। दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई थी, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आया था। जब शाम की टाइम अनिका की नींद खुलती है तो वह खुद को कमरे में पाती है। पहले तो वह हैरान होती है, लेकिन फिर समझ जाती है कि समय ही उसको यहाँ लेकर आया होगा। फिर वह वहाँ से निकाल कर बाहर आती है तो पूरे घर में अंधेरा पड़ा था और चारों तरफ सन्नाटा था। वह चारों तरफ स्विच बोर्ड ढूंढती है, तब उसे स्विच मिलता है तो लाइट चालू कर देती है। अनिका चारों तरफ समय को ढूंढ रही थी, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलने उनके वहां से बाहर निकाल कर आती है तो वहां भी समय नहीं था। वह चारों तरफ समय को देख रही थी, क्योंकि उसे वीरान जंगल में डर लग रहा था। यह एक समय ही तो था जिसे वह जानती थी और उसके साथ उसे डर भी नहीं लगता था।
समुद्र के किनारे पहुंचती है तो देखी है कि समय वहीं बैठा हुआ था और उसे अनिका के आने तक का एहसास नहीं हुआ था। अनिका उसके बगल में जाकर बैठ जाती है और कहती है, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है रात हो चुकी है। मैं वहाँ अकेली डर रही थी घर में। जब तुमसे यहाँ लेकर आए हो तो मेरी जिम्मेदारी उठाओ ना। अगर वहाँ कोई जानवर आ जाता है या कोई और आदमी आ जाता, मुझे मार देता या मेरे साथ कुछ गलत कर देता, तो क्या तुम यहाँ बैठकर मुझे बचा पाए? समय बिन अनिका की तरफ देख कहता है, ये जंगल बिल्कुल सेफ है, यहाँ कोई नहीं आ सकता, ना कोई जानवर और ना ही कोई इंसान जब तक मेरी इजाजत न हो। और हाँ, इस जंगल में जानवर जरूर हैं, लेकिन वह इस घर के आसपास नहीं आएंगे और जिस दिन मैंने उन्हें इशारा कर दिया ना, तो वह इस घर में भी आ सकते हैं। ल अजीब मुंह बनाकर समय की तरफ देखती है और कहती है, मुझे ना एक बात समझ नहीं आती, तुम इंसान ही हो ना? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कहीं तुम जानवर तो नहीं हो, क्योंकि तुम हमेशा अजीब बर्ताव करते हो। समय अनिका की तरफ देखा है और कहता है, तुम्हें पता है अनिका, मेरी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं मेरी जिंदगी में एक तुम हो जिसके लिए मैं जीना चाहता हूँ और बचपन से जिसके सपने देख हम जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, वो सिर्फ तुम हो। अनिका हैरानी से समय की तरफ देखती है और कहती है, लेकिन मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। समय तो मुझे जानती हो, उनका बहुत अच्छे से जानती हो, लेकिन शायद तुम्हारी उन्हें यादों पर धूल की परत जम गई है। जिस दिन तुम वो परत हटाकर मुझे देखोगी ना, तो तुम मुझे पहचान जाओगी कि मैं कौन हूँ और सच बोल रहा हूँ। उसे दिन मुझसे ज्यादा मुझसे मिलकर तुम्हें खुशी होगी। अब चलो यहाँ से, रात बहुत हो गई है, खाने के लिए कुछ बनाते हैं। अनिका हाँ बोलकर उठकर खड़ी हो जाती है और समय के साथ चलने लगती है। तभी अचानक बारिश होने लगती है। अनिका का समय का हाथ पकड़कर कहती है, चलो ना जल्दी यहाँ से, तुम्हें पता है ना बारिश हो रही है। समय, हम कितने भी भाग कर जाएंगे ना, फिर भी हमें भेजना ही है, इसलिए आराम से चलो, भागने की जल्दी क्या है? ए लील हैरानी से समय की तरफ देखती है, लेकिन समय की उसे व्हाइट शर्ट में से अब समय का पूरा शरीर उभर कर शर्ट में से दिखाई दे रहा था। उसके सिक्स पैक एब्स, उसके अट्रैक्टिव बॉडी, जिसे देखकर अनिका अपना घटक लेती है, लेकिन अब उसकी आंखें समय की बॉडी से हटी नहीं रही थी। तभी अचानक समय की नजर अनिका के ऊपर पड़ती है, क्योंकि पानी पड़ने की वजह से अनिका के कपड़े उसकी बॉडी से चिपक गए थे और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए थे, जिसमें से समय को अनिका का पूरा शरीर दिखाई दे रहा था। समय अपनी नजरें फिर लेता है और कहता है, जल्दी से चलो और अपनी हालत देखो, पहले ऐसे कपड़े में कोई बाहर आता है क्या? जब उनका की नजर खुद पर जाती है तो अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर लेती है, लेकिन समय अनिका की तरफ नहीं दिख रहा था और यही बात अनिका को बहुत पसंद आती है। अनिका चलते चलते एकदम समय का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं किसी पर विश्वास नहीं करती समय, क्योंकि मुझे मेरे अपनों ने धोखा दिया है, मेरे पिता ने धोखा दिया है, तो तुम बताओ मैं किसी अनजान पर कैसे भरोसा कर लूं? तुम्हें पता है मेरी माँ की मौत के बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि उन्हें मेरे लिए माँ की नहीं बल्कि अपने लिए पत्नी की जरूरत थी। फिर 1 साल बाद उन दोनों की जिंदगी में उनकी बेटी आती है। उसके बाद मेरे पापा का रवैया मेरी तरफ बदल गया। उन्होंने कभी मुझे प्यार नहीं दिया, मुझे इज्जत नहीं थी, मुझे सम्मान नहीं दिया। वह हमेशा मुझे उखड़े रहे, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, कोई नहीं। सबके चक्कर में मैं बदतमीज और बेलिहास हो गई। लेकिन बोलते हैं ना, जब अक्ल आती है ना, तब जाकर समझ आता है कि हमने क्या खाया और क्या पाया। समय, आप बताओ, जब आपकी माँ बाप आपके साथ ऐसा करे तो क्या बीतेगी आपके ऊपर? मेरी दुनिया थे मेरे मम्मी पापा और उन्होंने मेरी दुनिया ही गुजार दी। मेरी माँ मेरे पापा की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने सुसाइड कर दिया। ये बात मेरे और पापा के अलावा कोई नहीं जानता, दादी तक नहीं जानती यह बात। मेरे पापा का उनकी सेक्रेटरी के साथ अफेयर चलने लगा था और उनके साथ उनका फिजिकल रिलेशन बन गया था, और जब भी बात मेरी माँ को पता चली तो उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा, उन्होंने खुद के बारे में सोचा, खुद के दर्द की तकलीफ के बारे में सोच और कुछ को खत्म कर दिया। और उसी वक्त वह अपने साथ मुझे भी खत्म कर देती ना, तो शायद आज मेरी जिंदगी इतनी बर्बाद ना होती। मैं अपनी जिंदगी में अब किसी मर्द को नहीं लाना चाहती। मैं एक दोस्त बनाया था, उससे प्यार किया था, उसे अपना हर गम बनता था, और वक्त आने पर उसने मेरे साथ धोखा किया, बेवफाई की और मेरी बहन मुक्ति से शादी कर ली। तुम बताओ, इस दुनिया में प्यार होता है? नहीं होता। मेरे पापा ने मेरी माँ को धोखा दिया और मेरे प्यार ने मुझे धोखा दिया। तुम्हें किसी लड़की पर कैसे भरोसा कर लूँ? समय, मैं नहीं जानती मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रही है, लेकिन मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ, मुझसे दूर रहो। आप मेरे साथ रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि आज तक जो जो मेरे साथ रहा है ना, वो बर्बाद ही हुआ है, और मैं आपको बर्बाद नहीं करना चाहती। आज आपकी आंखों में अपने लिए इज्जत और सम्मान देकर मुझे इतना समझ आ गया है कि आपका मुझे यहाँ लाने का मकसद कुछ और है, मुझे कैद करना नहीं। क्योंकि अगर आपको मुझे कैद करके मेरे साथ जबरदस्ती करनी होती ना, तो आप यहाँ आने के बाद ही मेरे साथ हो सब कुछ कर चुके होते, या आपको मुझे यहाँ लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
समय एक तक अनिका के चेहरे को देख रहा था। अभी तक समय की नजर अनिका के चेहरे से हटकर उसके शरीर पर नहीं पड़ी थी। अनिका भी एक तक समय किया आंखों में देख रही थी। अचानक से बिजली कड़कने की आवाज आती है और उनका समय के शरीर से चिपक जाती है, क्योंकि उसे बिजली से डर लगता था। यहाँ भी और वहाँ भी समय अपना हाथ अनिका की पीठ पर रख देता है और कहता है, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे पास। उनका अभी भी समय से चिपकी हुई थी। समय को आने के शरीर का हर एक हिस्सा अपने शरीर पर महसूस हो रहा था और उसका कंट्रोल खुद पर से छूट रहा था। वो अचानक से अनिका को खुद से दूर करता है और कहता है, प्लीज मुझसे दूर रहो। अगर आज मैंने कुछ कर दिया ना तो तुम्हारी वो बात सच हो जाएगी कि हर मर्द एक जैसा होता है। समय की बात सुनकर अनिका हैरानी से समय की तरफ देखती है, फिर उसकी नज़र समय के पेट के निचले हिस्से पर जाती है तो वो शर्म की वजह से अपना चेहरा फेर लेती है और आगे चलने लगती है। वहां कीचड़ होने की वजह से अनिका का पैर स्लिप हो जाता है और वो समय उसे संभालने के चक्कर में दोनों नीचे गिर पड़ते हैं। अनिका नीचे थी और समय उसके ऊपर और दोनों के होंठ एक दूसरे से चिपके हुए थे। वहीं दोनों ही इस स्थिति में क्या करें उन दोनों को ही नहीं पता था और दोनों फ्रिज हो चुके थे। तभी अचानक अनिका को अपने होठों पर समय के हॉट फूल होते हैं, जो धीरे धीरे अपने होठों को अनिका के होठों पर दबा रहा था। ये देखकर पता नहीं उनका को क्या होता है, अनिका के हाथ अपने आप समय की पीठ पर चले जाते हैं। अनिका का ऐसा रिएक्शन देखकर समय अपनी आंखें बंद कर लेता है और शिद्दत से अनिका के होठों को पीने लगता है, क्योंकि अनिका के रसीले होंठ उसे अपनी तरफ हमेशा अट्रैक्ट करते थे और यह अनचाही किस उसके अरमान पूरे करने के लिए काफ़ी थी। एलिल समय बहुत शिद्दत से अनिका के होठों को पी रहा था और बारिश अपने चोरों पर थी। तभी अचानक अनिका के हाथ समय की पीठ को सहलाने लगते हैं और ऐसा करते ही समय को अपने शरीर में एक गर्मी का एहसास होता है और वह अपने सेंस में वापस आता है और अचानक से उनका के ऊपर से खड़ा होकर उसकी तरफ पीठ कर लेता है। उनका भी खड़ी हो जाती है। अनिका को किसी का प्यार नहीं मिला था, ना पिछले में जन्म में होना इस जन्म में, इसीलिए समय की करे और उसका प्यार अनिका को बहक रहा था। अनिका उसे मौसम में और पता नहीं उसे पल में उसे क्या होता है। वो पीछे से समय को अपनी बाहों में भरकर उसके पीठ पर अपना कर रख लेती है और कहती है, मैं खुद को एक मौका देना चाहती हूँ। उसे समय मैं एक मौका देकर देखना चाहती हूँ कि दुनिया वाकई में मोहब्बत के लिए बनी है। ये सब एक दूसरे का फायदा उठाना चाहते हैं। समय अनिका के हाथों को आगे करके उसे खुद के आगे खड़ा करता है और कहता है, अगर तुम खुद को मौका देना चाहती हो तो शौक से दो, लेकिन इस पल में बेहतर मुझे कोई मौका मत दो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्यार चाहता हूँ अनिका, तुम्हारी बॉडी को नहीं। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा ना, तभी तुम मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। अनिका समय का हाथ पकड़कर आगे चलने लगती है। अचानक समय की तरफ मुड़कर रहती है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी पहले, या किसी से तुम प्यार करते हो या किसी के करीब आए हो? समय ना में अपनी गर्दन हिलाकर कहता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और ना ही मैं किसी से प्यार करता था। मेरी लाइफ में आने वाली तुम पहले और आखिरी लड़की हो। क्योंकि समय मल्होत्रा इतना कमजोर नहीं, ना उसकी मोहब्बत इतनी कमजोर है कि एक के जाने के बाद उसकी लाइफ में दूसरी आ जाए। अनिका समय से बहुत इम्प्रेस हो चुकी थी। पहले वो यहाँ से भगाने के बहाने ढूंढ रही थी, लेकिन अब वो यहाँ रहने के बहाने ढूंढ रही थी। समय अनिका की तरफ देखकर कहता है, दुनिया नहीं रहना चाहती हूँ ना, ठीक है, जब तुम सुबह उठोगी तो तुम खुद को अपने घर में पाओगी। अचानक से अनिका के चलते कदम रुक जाते हैं और वो हैरानी से समय की तरफ देखती है। समय अनिका के चेहरे को अपने हाथों में भरता है और कहता है, मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ अपने पर विश्वास करने लाया था और कुछ ऐसा था जो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, वक्त आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अनिका समय का हाथ पकड़कर कहती है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और अभी मैं इतनी जल्दी यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती, समझे तुम? अनिका समय की तरफ देखकर कहती है, क्या मैं तुम्हें किस कर लूं ल, क्योंकि तुम्हें किस करने का मन कर रहा है? अनिका की बात सुनकर समय हंसने लगता है। अनिका शर्म की वजह से अपना चेहरा फेर लेती है तो समय अनिका को पीछे से अपनी बाहों में भर के कहता है, क्यों अब तुम्हें मुझे की नहीं करना? आने का समय का हाथ झटक कर आ गया, ल के चलने लगती है। तभी अचानक से सामने एक जानवर आकर खड़ा हो जाता है। ल जैसे देखकर अनिका की हालत खराब हो जाती है, वह भागकर समय से चिपक जाती है। अब दोनों की बॉडी एक दूसरे के संपर्क में आ गई थी और ऐसे चिपकी हुई थी कि उनके बीच से हवा जाने की भी जगह नहीं थी। समय उसे लोमड़ी की तरफ देखा है और अपने आंखों में गुस्सा लिए उसे घूमने लगता है। समय की आंखों में गुस्सा देखकर वह लोमड़ी वहां से भाग जाती है और समय अनिका को अपनी बाहों में छुपा लेता है और धीरे से उसे खुद से अलग करके कहता है। वह चली गई, लेकिन अनिका फिर भी समय कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, तो समय उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले जाने लगता है। ऊपर से हो रही बारिश और उन दोनों के शरीर एक दूसरे से मिल रहे थे, तो दोनों की इच्छाएं और भावनाएं दोनों को मदहोश कर रही थी। अचानक से आसमान में चोर की बिजली कड़कती है, उसी के साथ उनका एकदम से समय से चिपक जाती है और समय अपना बैलेंस
होकर जमीन में गिर जाता है। अब अनिका समय के ऊपर थी और समय अनिका के नीचे। पता नहीं उसे पल में क्या था कि दोनों ही एक दूसरे में खो चुके थे। अनिका के वो धीरे धीरे समय के चेहरे के नजदीक जाने लगते हैं और अचानक से अनिका अपने सॉफ्ट लिप्स को समय के हार्ड लिप्स पर रख देती है और उसे किस करने लगती है। जब समय को इस बात का एहसास होता है तो अब वह भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उनका के होठों को अपने कब्जे में ले लेता है और घूम कर अनिका को अपने नीचे कर लेता है। समय और अनिका के किस वक्त बीतने के साथ बहुत ही पेशनाइट होती जा रही थी। वो दोनों हंगरी एक दूसरे को चूम और काट रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज प्यासे को पानी मिला है जो कब से रेगिस्तान में भटक रहे थे। ये सच भी था। समय अनिका को ढूंढने में भटक रहा था और अनिका वह तो पता नहीं कि दुनिया से भटक कर इस नोबेल की दुनिया में आ गई थी। उसे भी तो मोहब्बत चाहिए थी जो उसे कभी किसी से ना मिली। जब किसी लड़की को कोई करने वाला मिल जाता है ना तो कोई तरीके से उसे पर डिपेंड हो जाती है क्योंकि उसे लगता है इस दुनिया में उससे ज्यादा महत्व सके उसके लिए कहीं नहीं है। अनिका और समय एक दूसरे के होठों को चबाने में लगे हुए थे और बारिश अपने जोड़ों पर बरस रही थी लेकिन उन दोनों पर इस चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी अचानक समय अनिका के होठों को छोड़ उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर अपनी चीज से उसकी गर्दन को शक करने लगता है। समय का ये करना ही अनिका की बॉडी को कंट्रोल से बाहर कर गया था। उनका अपने दोनों हाथों से समय की पीठ पर दवा बनाकर अपने ऊपर खींचने लगते हैं और समय भी पूरी तरीके से मदहोश हो चुका था। समय अपना हाथ आगे बढ़कर अनिका की टॉप के 2 टुकड़े कर देता है। अनिका हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके समय को देखने लगती है तो समय उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर कहता है अब तुम्हें कपड़ों की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अब मैं तुम्हें खुद से दांत लूंगा और उसके कान को काट लेता है। एलिल अनिका शरण की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही समय अपना एक हाथ नीचे बढ़ाकर उनका की शर्ट को भी उतार देता है। अनिका सिर्फ INERBM में समय के सामने थी। समय खड़े होकर अपने पेट भी निकाल कर फेंक देता है और वह अपने और अनिका के बचे हुए कपड़े भी निकाल कर वहीं डाल देता है। एलिल और अनिका के ऊपर आ जाता है। अनिका भी समय की गर्दन में अपने दोनों हाथ फंसा लेती है। समय उनका की तरफ देखकर कहता है अभी भी वक्त है, रोक दो मुझे क्योंकि एक बार मैंने तुम्हें अपना बना लिया ना उसके बाद तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकते। समय अनिका के गार्डन के पास अपने होंठ फिराते हुए कहता है मैं कह रहा हूँ रोक लो मुझे वरना फिर तो मेरा जुनून मेरी मोहब्बत देखोगी। अनिका अचानक से अपने चेहरे को ऊपर करके समय के फोटो को अपने फोटो में भर लेती है। समय उसके जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसे लगा था अनिका यहाँ से बाहर जाने के लिए उसके साथ ये सब कुछ कर रही है। एलिल समय अनिका के कान के पास कहता है अगर तुम यहाँ से जाने के लिए मेरी इतनी करीब आ रही हो तो बताओ मैं तुम्हें वैसे ही यहाँ से जाने दूंगा। अनिका एकदम से समय के सीने में काट लेती है। समय आज करता है तो उनका रहती है। जब एक लड़की सामने से तुम्हारे यहाँ की है तो इसका मतलब खुद दिल से तुम्हें चाहती है वरना किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं जो अनिका को फोर्स करके उसके साथ कुछ भी कर सके। अनिका का जवाब सुनकर समय बहुत खुश होता है और उसके पूरे शरीर पर चूमने और काटने लगता है और उसके कमर के निचले हिस्से पर अपने हो रखकर उसे चूमना लगता है। समय का ऐसा करना अनिका के पूरे शरीर में कट दौड़ा गया था। उसे ऐसा लग रहा था उसके पेट में हजारों तिथियां और रही है और उसका शरीर अब उसके कंट्रोल में ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था वह सब समय के कंट्रोल में चला गया था। वही समय 10 मिनट तक किसी से कुछ सुनने और काटने के बाद उनका के ऊपर आता है और कहता है आगे बढ़ो और कहाँ बोल देती है तो समय उसके अंदर समा जाता है। उनका की एक तेज सीखने की आवाज़ उसे पूरे जंगल में गूंज जाती है। क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम था तो उसे दर्द होना लाजिमी था। उनका के दर्द को महसूस करके समय अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि समय को लगा था वह इतनी टाइम राहुल के साथ रिलेशनशिप में थी तो हो सकता है उन दोनों के बीच कुछ हुआ हो लेकिन आज उसका ये बहुत दूर हो गया था और उसे बहुत खुशी हो रही थी कि उसकी अनिका सिर्फ उसकी है। समय धीरे धीरे अनिका का के शरीर को सहलाने लगता है जिससे उसका दर्द कम होने लगता है। वह बार बार उसके होठों को चूम रहा था जिससे अनिका का ध्यान उसके साथ है जाए और हुआ भी ऐसा। समय का कंफर्ट उसकी केयर उसका सब कुछ देखकर अनिका की आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि आज तक 2 जनों में किसी ने भी उसे इतना प्यार और इतनी करे नहीं थी जितनी समय दे रहा था। एलिल समय की तरफ देखकर कहती है आगे बढ़ो समय। समय अब धीरे धीरे अनिका को अपनी मोहब्बत भरी दुनिया में ले जाता है जहाँ वो दोनों एक ऐसी दुनिया में पहुंच गई थी जहां से वो दोनों वापस ही नहीं आना चाहते थे। ऊपर से हो रही तेज बारिश और
नीचे उन दोनों के जिस्म की गर्मी एक दूसरे के सामने कमजोर नहीं पड़ने दे रही थी। दोनों इस कदर एक दूसरे में खोए हुए थे कि कब रात से सुबह हो गई उन दोनों को पता ही नहीं चला। वह तो अच्छा था कुछ जंगल में कोई था नहीं, वरना वो उन दोनों को इस तरह देख पता नहीं कैसे ही रिएक्ट करता है। वो दोनों बिना कपड़ों की अभी भी एक दूसरे के साथ लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे रेगिस्तान में उन्हें पानी मिल गया हो। वह दोनों ठाकने का नाम ले रहे थे, ना रोकने का नाम ले रहे थे। अनिका थक चुकी थी। वो समय से कहती है सहमत हो गई हूँ प्लीज, तो समय रुक जाता है, उसके ऊपर से हटकर साइड में लेट जाता है। उनका शर्माने लगती है क्योंकि कल रात को तो अंधेरा था और अब उजाला हो चुका था और दोनों एक दूसरे के शरीर को बहुत अच्छे से देख पा रहे थे। वही अनिका के शर्म से लाल चेहरा देखकर समय उसकी तरफ करवट लेकर कहता है अब तो हमारे बीच सब कुछ हो चुका है, तो इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने तुम्हें पूरा देखा तो मुझे पूरा देख लो। अनिका समय से कहती है तुम कितनी बेशर्म हो ना। समय कहता है ये बेशर्मी, यह प्यार, यह केयर सिर्फ तुम्हारे लिए है और किसी के लिए नहीं। उनका समय के गले लग जाती है तो समय कहता है अब तुम गलत टाइम पर गले लग रही हूँ, मैं फिर से शुरू हो जाऊंगा ना, तो रात से पहले तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। उनका एकदम से उठकर बैठ जाती है तो उसे अपनी लोअर बॉडी में बहुत दर्द होता है। दर्द से उसकी आंखें बंद हो जाती है। समय उठकर खड़ा होता है और उनका को अपनी गोदी में उठा लेता है। इस समय तुम बिना कपड़ों के एक दूसरे के साथ थे। जहां समय की नजरें निकाल के चेहरे पर थी वहीं अनिका शर्मा रही थी क्योंकि उसे नीचे से समय की बॉडी फुल हो रही थी, इसलिए दोनों अंदर जाते हैं। समय उनका को लेकर वॉशरूम में चला जाता है और शॉवर के नीचे खड़ा करके ऊपर से शावर चला देता है। दोनों के ऊपर शावर का पानी पड़ रहा था और दोनों एक दूसरे को तड़प तड़प कर मदहोशी से देख रहे थे। आगे बढ़कर समय के फोटो पर अपनी फोटो रख देती है, बस फिर जाता है। समय फिर से उसे हंगरी चुने और काटने लगता है, उसके साथ होने लगता है। दोनों इस एहसास में एक दूसरे के साथ जी रहे थे। ऐसा लग रहा था इस दुनिया में उन दोनों को सिवा कुछ था ही नहीं, लेकिन ये सच भी था। उसे टापू पर उन दोनों के अलावा कोई नहीं था, एक इंसान पर भी नहीं मार सकता था क्योंकि यह समय का पर्सनल टापू था और यहाँ आना किसी के लिए अलाउड नहीं था। समय किसी सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि वो यहाँ एक परिंदे को भी पर नहीं माने दे सकता था। एलिल दोनों एक दूसरे को आजाद कर कर नहा धोकर तैयार होकर बाहर आते हैं तो समय अनिका की तरफ देखा है और कहता है हमें वापस जाना है, मेरे पास से अर्जेंट काम है। अनिका हमें अपनी गर्दन हिला देती है और वो दोनों उसे टापू से वापस मुंबई के लिए निकल जाते। जब दोनों मुंबई पहुंचते हैं तो वहां पर दोनों की अलग अलग गाड़ियां खड़ी थी। अनिका समय की तरफ देखती है तो समय कहता है मुझे अर्जेंट कहीं जाना है और तुम्हारा हमसे घर पर जाओ। ठीक है, अनिका हाँ बोलकर अपने फ्लैट की तरफ निकल जाती है। अनिका के जाने के बाद समय भी दूसरी तरफ निकल जाता है। ये रात ऐसे ही निकल जाती। अगली सुबह न्यूज़ की हेडलाइंस में आ रहा था मशहूर बिजनेस टाइकून समय मल्होत्रा की सगाई अपनी बचपन की दोस्त शनाया के साथ हो चुकी है। कल रात दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनकर अपने रिश्ते पर मोहर लगती है। वही यह न्यूज़ देखकर अनिका हैरान होकर सोफे पर बैठ जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि पर फिर किसी ने उसे धोखा दिया है। इस बार का धोखा बहुत बड़ा था जिससे उनका का निकलना शायद नामुमकिन था। खुद को मजबूत करती है और कहती है ये दुनिया धोखेबाजों से भरी पड़ी है, तूने एक बार फिर गलत इंसान पर भरोसा किया इसलिए तुझे धोखा देकर चला गया। अब तुझे इन सब से ऊपर जाकर खुद की पहचान बनानी है। अगर वह तुझे धोखा दे सकता है तो देने दे, तो भी एक बार भी उसके पास ये पूछने नहीं जाएगी कि उसने ऐसा क्यों किया। यही सब अपने मन में सोचकर खड़ी हो जाती है और प्यार होकर अपने ऑफिस निकल जाती है। समय अपने ऑफिस पहुंच चुका था और जो न्यूज़ चल रही थी उसके बारे में भी समय को पता चल चुका था, लेकिन वह कोई रिएक्ट नहीं करता जैसे उसके लिए कोई हम बात हो या उसे इस न्यूज़ से कोई फर्क ही न पड़ा हो। लेकिन वह यही नहीं जानता था इस न्यूज़ का असर अनिका के ऊपर बहुत बड़ा पड़ा था। ये सच था या झूठ ये तो समय ही जानता था। वही अनिका अपनी ऑफिस पहुंचकर काम में लग जाती है। अब उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। उसके दिल में एक दर्द था लेकिन वह दर्द अपने चेहरे पर नहीं आने देता। उसे दर्द था धोखे का, उसे डर था एक बार फिर टूट कर बिखर जाने का, लेकिन अब वो किसी के सामने खुद को कमजोर नहीं पड़ने देगी। पूरे दिन अनिका अपने ऑफिस के कामों में बिजी रहती है और रात को 1 बजे ऑफिस से बाहर निकलती है, अपनी गाड़ी लेकर अपने फ्लैट की तरफ चली जाती है। लेकिन आज उसका वहां जाने का मन नहीं था, इसलिए वो समुद्र किनारे जाकर गाड़ी से निकलकर एक पत्थर पर बैठ जाती है और उसे कथा समुद्र को देखते हुए कहती है मैं भी अब अपने अंदर इतनी गहराई बनाऊंगी कि कोई यह ना जान पाए कि इसके अंदर कितनी नफरत या कितनी मोहब्बत, ये कितने एहसास हैं। अब मैं खुद को ऐसा बनाऊंगी कि लोग मेरी तरफ नजर उठाने से पहले भी 100 बार सोचेंगे। मैंने तुम्हें और खुद को एक मौका दिया था समय, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। जब तुम्हें किसी और से शादी करनी थी तो मेरे करीब तो आना ही नहीं चाहिए था।
वहां बैठी पूरी रात यही सब सोचती रहती है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वही समय भी अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि वो अनिका के बारे में बिल्कुल भूल चुका था। उसे एहसास ही नहीं था कि कोई उसका इंतजार कर रहा है, उसकी सफाई का इंतजार कर रहा है। पहले उसने उसे कुछ पूछा ना हो लेकिन उनका चाहती थी कि समय खुद से उसे जाकर अपनी सफाई दे, लेकिन समय का ना आना अनिका को उसे खबर को प्रस्तावित करने पर मजबूर कर रहा था। अगली सुबह उनका फिर से तैयार होकर अपने ऑफिस पहुंच जाती है। वो वहां जाकर उसे बिल्डिंग के मालिक से कुछ बात करती है और फिर वहां से अपने ऑफिस को कहीं और शिफ्ट करने के बारे में रहती है और अपने सारे स्टाफ से कह दिया कि वह अपने बिजनेस को देहरादून में शिफ्ट कर रही है। अगर वह लोग देहरादून में उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वह उसके साथ आ सकते हैं, नहीं तो वह अपने लिए दूसरे एम्प्लॉयज ईमानदार थे, इसलिए सब लोग अनिका के साथ देहरादून जाने के लिए मान जाते हैं। अनेक कहानी 3 दिन में अपना पूरा बिजनेस देहरादून में शिफ्ट कर लिया था क्योंकि अब उसे ना दिल्ली में रहना था, अब उसे शांति चाहिए थी। वह ऐसी जगह रहना चाहती थी जहाँ कोई ना उसे पहचाना, जहाँ वह किसी को न पहचान। ऐसे ही देखते देखते 1 हफ्ता बीत जाता है लेकिन समय और रानिका की कोई बात नहीं होती। ना समय नहीं अनिका को कॉल किया था, समय को कॉल किया था। आज समय अपने काम से फ्री होता है तो वो अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर कहता है, टेंट अपना सर झुकाकर कहता है, सर मैं के घर गया था लेकिन उसे फ्लैट में ताला पड़ा हुआ था। मैं उनके ऑफिस गया तो उन्होंने वह ऑफिस खाली कर दिया है। वह कहाँ है कोई नहीं जानता, जैसे अचानक कोई शहर में आई थी ऐसी अचानक कोई शहर से गायब हो गई। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर समय गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम क्या कह रहे हो। असिस्टेंट अपना सच छुपाकर कहता है, सर इसमें आपकी गलती है। वह न्यूज़ आने के बाद आप एक भी बार अनिका मैं से बात नहीं की थी तो उन्हें तो यही लगेगा ना कि आपने उन्हें धोखा दिया है और किसी और से शादी करने वाले हैं। अब जाकर समय को अपनी गलती का एहसास होता है। समय अपना फोन उठाकर अनिका को कॉल करता है लेकिन उनका क्या कॉल स्विच ऑफ आ रहा था। समय पूरे दिन उनका को फोन करता है, उसके बारे में पता करने की कोशिश करता है लेकिन उसे अनिका के बारे में कोई खबर नहीं होती। तभी उसे न्यूज़ की याद आती है और समय किया है रानी से फैल जाती है। अब जाकर उसे एहसास होता है कि वह न्यूज़ उसकी और अनिका के रिश्ते के लिए शायद बहुत घातक साबित हुई थी। इसीलिए तो अनिका गायब होते बिना उससे मिले, बिना उससे बात किए, बिना उसके सजाने, क्योंकि उसने भी एक बार भी इस न्यूज़ के बारे में उनका आशीर्वाद नहीं की थी। वह जानता था अनिका को उसके अपनों ने धोखा दिया था तो इतनी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उसने समय पर विश्वास किया और समय ने उसे धोखा दिया। समय अनिका को ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुका था लेकिन अनिका उसे कहीं नहीं मिली। समय धीरे धीरे हारने लगा था लेकिन फिर भी वो अनिका को ढूंढने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अनिका कोई पता नहीं लग रहा था। देहरादून में अपना बिजनेस सेट कर चुकी थी, अब उसने ना किसी से दोस्ती की थी, उन्हें किसी से इतनी करीब किया था कि कोई आकर उसे धोखा दे सके। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस में लग गई थी। अब उसे सिर्फ एक बिजनेस वूमेन बना था। प्यार, रिश्ते, दोस्ती, हर किसी से धोखा मिल चुका था। अब उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं थी और पहचानती थी इस दुनिया में प्यार मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं होती। देखते ही देखते समय अपनी गति से चलता रहता है और 1 साल में जाता है। इस 1 साल में समय ने अनिका को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की थी लेकिन उनका उसे कहीं नहीं मिली। 1 साल में अपनी कंपनी को टॉप 10 में लाकर खड़ा कर दिया था। इतनी मेहनत की थी उसने, कोई भी एक इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ नहीं जानता था। इंडस्ट्रीज किसकी थी, उसकी ओनर कौन था, कुछ भी नहीं, लेकिन उसे कंपनी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा था। प्रोजेक्ट उनका ही होता था। एक बार भी मीडिया के सामने नहीं आई थी क्योंकि अनिका को छुपाना चाहती थी, किसी को बताना नहीं चाहती थी कि एक के इंडस्ट्रीज के मालिक वो खुद हैं। इसलिए वो चुपचाप अपना काम कर रही थी और जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उसमें अनिका की सेक्रेटरी ही जाकर बात करती थी और इंटरव्यू देती थी। वही अनिका अपने ऑफिस में बैठी अपना काम कर रही थी। तभी उसकी फैक्ट्री नैन्सी उसके पास आती है और कहती है, मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज टेक बिजनेस प्रपोजल आया है। बिना देखे ही नैन्सी से कहती है, रिजेक्ट कर दो, मुझे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के साथ कोई काम नहीं करना है। और हाँ, उनको ये भी बोल देना आगे से कभी भी मैं अप्रोच करने की कोशिश ना करें क्योंकि वो कभी भी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के साथ कोई काम नहीं करेगी। नैन्सी अनिका की बात सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्रीज थी। उसके साथ काम करने वालों की लाइन लगी रहती है और अनिका प्रपोज तक कर रही थी, लेकिन नैन्सी अनिका के खिलाफ नहीं जा सकती थी, इसलिए वह
ओके कहकर बाहर चली जाती है, लेकिन वह मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को मन नहीं करती बल्कि उनसे मीटिंग फिक्स कर देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज एक इंडस्ट्रीज के खिलाफ कुछ करे। लेकिन वह मीटिंग वह खुद अटेंड करने वाली थी। जब इसका प्रोजेक्ट साइन हो जाता तब जाकर वह ये बात अनिका को बताने वाली थी, क्योंकि यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था और यह प्रोजेक्ट करने से उनकी कंपनी टॉप 5 में आ जाती। इसीलिए नैन्सी बिना निकट से बात किए सब कुछ अपने आप ही कर लेती है। नैन्सी के ऑफिस से बाहर जाते ही अनिका सर उठाकर ऊपर देखी है और फिर सीट से अपना सर टिक कर रहती है। एक बार फिर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में दस्तक नहीं देने दूंगी। समय एक बार देख चुके हो, तुमने सब कुछ पर बात कर दिया था, मेरा मुझे तोड़ कर रख दिया था अंदर से। अब मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊंगी और नहीं तुम्हारा चेहरा देखेगी एलिल। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज समय अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और उसके सामने उसका असिस्टेंट खड़ा था। वो कहता है, सर सारा काम हो गया है और एक इंडस्ट्रीज में हमारा प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया है और 1 हफ्ते बाद मीटिंग शेड्यूल हुई है और मीटिंग के लिए हम लोगों को देहरादून जाना पड़ेगा। समय हाँ बोलकर उसे जाने का इशारा करता है। समय अपनी सीट से टिककर कहता है, कहाँ हो अनिका, प्लीज वापस आ जाओ, नहीं जी का रहा तुम्हारे बिना। समय अपनी टैक्स पर रखी हुई अनिका की फोटो पर हाथ फेंक देता है और कहता है, ये सब कुछ सनाया की वजह से हुआ था और मैंने उसे ऐसी सजा दी है कि अब वो किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं। वही उसका बिजनेस, उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। लेकिन तुम्हें नहीं ढूंढ पा रहा हूँ मैं, तुम कहाँ छुप गई हो, जाकर प्लीज जल्दी से वापस आ जाओ। 1 साल बीत गया है, 1 साल मेरे लिए पूरे एक जन्म की बराबर था, प्लीज वापस आ जाओ यार। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में राजेंद्र जी का परेशान हो चुके थे। उन्हें अनिका का कोई पता नहीं चल रहा था। जिस दिन उनका उनके घर से गई थी उसे दिन के बाद उनके पास अनिका की कोई जानकारी नहीं थी। अनिका कहाँ गई, किसके साथ गई, वो कहाँ पर है एलिल। राजेंद्र जी ने सब कुछ अब अपने हाथ में दे दिया था, पूरा बिजनेस और उनके नाम था, इसीलिए ज्यादातर वो अपने ऑफिस में बिजी रहते थे और उन्होंने कामिनी, मुक्ति और राहुल सबके खर्च बंद कर दिए थे और आप सब लोग मोहताज हो गए थे राजेंद्र जी के। और राजेंद्र जी ने एक वसीयत करवाई थी जिसमें उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अनिका के नाम करती थी, कुछ भी किसी के नाम नहीं था, उनका हर कुछ सिर्फ और सिर्फ अनिका के नाम था। राहुल अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा बाहर पहले अंधेरे को देख रहा था और उसके दिमाग में सिर्फ अनिका चल रही थी, क्योंकि उसने मुक्ति से शादी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए और इसलिए किसी की शादी के बाद वो इस कंपनी का सीईओ बन जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसने अपना प्यार भी खो दिया, अपने दोस्ती भी, और उसे मिल भी कुछ नहीं। इसलिए वह मुक्ति से अपना पीछा छुड़ाने के बहाने ढूंढ रहा था कि कैसे भी करके मुक्ति कोई गलती करे, वो मुक्ति को तलाक दे। देहरादून में अनिका का अपने ऑफिस में थी और अपना काम कर रही थी, तभी नैन्सी उसके पास आती है और कहती है, मैं प्रताप इंडस्ट्रीज से एक प्रपोजल आया है, क्या आप उसे एक्सेप्ट करना चाहेंगे। अनिका ज्यादा ध्यान नहीं देती है और कहती है, प्रोजेक्ट देखो क्या है, हमें कितना प्रॉफिट है, क्या है, सब कुछ देखकर फिर मुझे बताओ, फिर हम सोचते हैं क्या करना है। नैन्सी हाँ बोलकर चली जाती है। प्रताप इंडस्ट्रीज में कॉल करके कहती है कि वह अपना प्रेजेंटेशन दिखाएं आकार और मीटिंग करें, उसके बाद डिसाइड करते हैं। राजेंद्र जी नैन्सी की बात सुनकर हाँ बोलकर कॉल कट कर देते हैं। राजेंद्र जी जल्दी से घर आते हैं और अपना बैग पैक कर देहरादून के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उनके लिए यह मीटिंग बहुत जरूरी थी, क्योंकि यह कंपनी टॉप 5 में पहुंचने वाली थी और इसके साथ काम करके वो अपनी कंपनी को एक नई ऊंचाई दे सकते थे। वही समय अभी भी अनिका को ढूंढने में लगा हुआ था, लेकिन उनका उसे कहीं नहीं मिली थी। आप उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी और इन सब चक्र में वो बहुत ही रूप एरोगेंट और डेविल बन गया था। हर समय उसकी नाक पर गुस्सा रहता था, एक गलती पर वो या तो किसी की जान भेज देता था या फिर उसे कंपनी से बाहर फेंक देता था। दूसरी तरफ जब अनिका घर पहुंचती है तो वो घर बिल्कुल खाली था। उसे घर आने की जल्दी नहीं होती थी, क्योंकि मैं जानती थी कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा है। वह अगर 10 दिन भी घर नहीं आएगी तो कोई उसे पूछने वाला नहीं है कि वह घर क्यों नहीं आया। अगर खाना नहीं खाएगा तो कोई उसे डांट कर खिलौने वाला नहीं था। इन सब सोते हुए अनिका अपने कमरे में आकर बेड पर लेट जाती है और अपने दिल पर हाथ रखकर रहती है, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया समय, तुम्हें मेरी जिंदगी में आना नहीं चाहिए था। अगर आए थे तो फिर अपने रिश्ते को निभाते, लेकिन शायद तुम भी दूसरों की तरह मेरा शरीर चाहते थे, जिसे मिलने के बाद तुमने किसी और से शादी कर ली। अनिका का यही सब सोते हुए बिना कपड़े चेंज किए, बिना खाना खा ऐसे ही सो जाती है। अनिका तो सो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में समय अभी भी जाग रहा था। वह अपने कमरे की बालकनी में खड़ा उसे अंधेरे को देखते हुए कहता है, कहाँ हो तो अनिका, बहुत जल्द वापस आ जाओ वरना मैं टूट कर बिखर जाऊंगा। अब मैं टूट रहा हूँ, मेरा विश्वास टूट रहा है, मेरा भरोसा टूट रहा है, प्लीज वापस आ जाओ एलिल।
तभी उसके पास एक कॉल आता है। वो कहता है, सर हमें कल मीटिंग के लिए देहरादून जाना है। समय कहता है, ठीक है, कब चलना है बता देना सर, अभी निकलते हैं, फिर सुबह तक पहुंच जाएंगे और सुबह 8 बजे मीटिंग है। समय, ठीक है मैं आता हूं, तुम सारी तैयारी करके रखो। समय तैयार होकर देहरादून निकल जाता है। 3 घंटे बाद जब समय देहरादून की जमीन पर अपना कदम रखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे इन हवाओं में एक अपनापन था। समय अपनी बहन फैलाकर उन हवाओं को महसूस करता है और कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा कोई अपना यहाँ मौजूद है जिसके होने का एहसास मुझे यहाँ कदम रखते ही हो गया था, और मेरा इतना अपना तो सिर्फ एक इंसान है, वो तुम हो अनिका। अगर तुम यहाँ हो, अगर तुम एक बार मेरे सामने आ गई तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा, तुम्हें खुद से एक पल दूर नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज वापस आ जाओ। फिर अपनी गाड़ी में बैठ वहां से होटल के लिए निकल जाता है। होटल पहुंचते ही अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर तैयार होकर वहां से एक इंडस्ट्रीज के लिए निकल जाता है। उधर राजेंद्र जी भी मीटिंग के लिए पहुंच चुके थे। राजेंद्र जी की मीटिंग 10 बजे थी और समय की मीटिंग 8 बजे। तो राजेंद्र जी इस वक्त अपने होटल में बैठ आराम कर रहे थे और अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे थे। अनिका ऑफिस पहुंच चुकी थी। तभी नैन्सी रहती है, मैं आपकी मीटिंग है किसके साथ में? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मालिक के साथ। अनिका हैरानी से नैन्सी की तरफ देखती है तो नैन्सी रहती है, मैं ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, अगर यह प्रोजेक्ट साइन हो जाता है तो हमारी कंपनी टॉप 5 में पहुंच जाएगी और आपकी मेहनत बेस्ट नहीं जाएगी। अनिका को नैन्सी पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो उसे पर गुस्सा निकलती नहीं, क्योंकि उसने जो सोचा उसके लिए सोचा था। लेकिन उनका जानती थी कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का मालिक कौन है, और जिस इंसान से वो पिछले 1 साल से भाग रही थी, अब उसे इंसान के सामने जाना पड़ेगा और उसे किसी और के साथ किसी और की बाहों में देखना पड़ेगा। जिस चीज को सोचकर ही अनिका का दिल तड़पता था, वो चीज आज अनिका को करनी पड़ेगी। ठीक है जो, और जाकर तैयारी करो, आई हूँ 10 मिनट में। खुद को बहुत प्रिपेयर करके उठकर कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ चली जाती है। वहीं बैठा समय अपने फोन में अपने मेल्स चेक कर रहा था। तभी वहाँ हाई हील्स की आवाज आती है। सब लोग उसे तरफ देखते हैं और अनिका को देखकर सब शॉक हो जाते हैं कि एक इंडस्ट्रीज की मालिक एक लड़की है। ये देखकर ही वो लोग थोड़े परेशान थे। तभी उनका जाकर सेंटर में खड़ी हो जाती है और कहती है, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आए हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ अनिका। अनिका का नाम सुनकर समय बहुत जल्दी ऊपर देखा है और अपने सामने अनिका को देखकर वो नीचे से उठकर खड़ा हो जाता है और अनिका की तरफ देखने लगता है। लेकिन अनिका एक बार भी समय की तरफ नहीं देखा था। अनिका सबसे इंट्रोडक्शन कर दिया, फिर बैठकर प्रेजेंटेशन की देने लगती है। सब लोग प्रेजेंटेशन दे रहे थे और वही समय की नजरें सिर्फ उनका के फेस पर थी। कितनी बदल चुकी है ये लड़की। समय सबकी प्रेजेंटेशन देखा है और उसके बाद वो कहता है, आप सबकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, बट मिस अनिका की प्रेजेंटेशन आउटस्टैंडिंग है, इसलिए मैं ये प्रोजेक्ट में अनिका के साथ करना चाहूंगा। समय अनिका से हाथ मिलाता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। अभी तक ना समय ने अनिका से कुछ कहा था और नहीं अनिका ने समय से कुछ कहा था। फिर प्रोजेक्ट साइन होने की बात नैन्सी रहती है, मिस्टर मल्होत्रा आपका लंच आज हमारे साथ ही है, तो आप चल के मैं के साथ उनके ऑफिस में बैठिए, तब तक मैं आपके लिए लंच लेकर आता हूँ, और प्लीज आप अपने असिस्टेंट को भी बुला लीजिएगा। नैन्सी कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर चली जाती है और उसके साथ ही समय का सेक्रेटरी भी चला जाता है। वहीं उनके जाने के बाद जमाने का उठकर जाने लगती है तो समय उसका हाथ पकड़कर उसे एकदम से अपने ऊपर खींच लेता है और अनिका समय की बाहों में जाकर गिरती है। अनिका का समय को खुद से दूर करते हुए कहती है, आपको शर्म नहीं आती मिस्टर मल्होत्रा? आप शादीशुदा हो फिर भी आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, छोड़ दीजिए मुझे, और प्लीज अगर आपको गोदी में बिठाने का एप्स नहीं शौक है तो अपनी बीवी को बताइए जाकर। लिल समय अनिका की तरफ देखकर कहता है, यह मेरी मर्जी है कि मैं किसको अपनी बाहों में लेटा हूँ और किसको नहीं। आज मेरा मन तुम्हें अपनी बाहों में लेने का है तो तुम्हें दे रहा हूँ। अनिका समय का हाथ झटक देती और कहती है, मैं कोई बाजरो औरत नहीं हूँ मिस्टर मल्होत्रा, जिसे आप जब चाहे अपनी बाहों में लो और जब चाहो उसे उठाकर फेंक दो। एलिल अनिका के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर समय को बहुत गुस्सा आता है। वह खींचकर थप्पड़ उनका के चेहरे पर मार देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने गलत शब्द अपने बारे में बोलने की? मैं तुम्हारी शिकायत है सुन रहा था ना, तो तुमसे किसने कहा इतनी बदतमीज से बात करने के लिए? और उसके बालों को ब्रह्म से पकड़कर कहता है, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, फिर भी ऐसी गलती तुमने की कैसे? अनिका का समय के हाथ को अपने बालों से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समय उसके बालों को छोड़ ही नहीं रहा था और अपने चेहरे को उसके चेहरे की तारीफ कर सकता है। तुम मेरी हो समय मल्होत्रा की हो तुम, और तुम्हें अपने बारे में कोई भी गलत को शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, वरना अभी जो थप्पड़ तुम्हारे कॉल पर पड़ा है ना, इसकी जगह तुम्हारा गला काट कर फेंक दूंगा मैं, क्योंकि जो इंसान मेरा है वो सिर्फ मेरा है। लिल
अनिका का समय के हाथ को झटक देती है और कहती है, मैं आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ, जीती जागती लड़की जिसकी फीलिंग्स है, जिसको दर्द होता है, तकलीफ होती है। आपने टापू से आने के बाद मेरे बारे में एक बार भी जानने की कोशिश की नहीं की, क्योंकि आप मुझसे मतलब नहीं था, आपको सिर्फ मेरा शरीर चाहिए था जो आप ले चुके थे। उसके बाद आपको मेरी जरूरत नहीं थी, इसीलिए मुझे उसे दिन घर भेज कर खुश सगाई करने चले गए वो मिस्टर मल्होत्रा। अगर यह आपकी मोहब्बत थी तो मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। समय हैरानी से अनिका की तरफ देख रहा था तो उनका रहती है, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। आपकी शादी और आपके एंगेजमेंट की न्यूज़ बहुत सुर्खियों में रही है और मैं बहुत खुश हूँ। क्या आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन प्लीज मुझसे दूर रहिए, क्योंकि वह मेरी एक गलती थी जो इस वक्त मैं आपके करीब आ गई। मुझे लगा आप इस दुनिया में सबसे अलग, सबसे जुदा हो, लेकिन मैं भूल गई थी कि हर मर्द एक जैसा होता है और उसे औरत से सिर्फ एक चीज चाहिए होती है और वह लेने के बाद वह उसे छोड़ देता है, क्योंकि उसे करी हुई चीज आदमी दोबारा उसे नहीं करता। अनिका की बातें समय को गुस्सा दिला रही थी और वह गुस्से में पागल हो चुका था। उसके माथे की नसें उभर कर दिखाने लगी थी और हाथ की नसें तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी फटकार बाहर आ जाएंगे, लेकिन अनिका का ध्यान अभी तक समय के गुस्से पर नहीं गया था और वह अपने मन की भड़ास निकालने में लगी हुई थी। समय गुस्से में अनिका को अपनी बाहों में उठा लेता है और वहां से प्राइवेट एरिया की तरफ निकलकर सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। अनिका समय से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समय उसे छोड़ ही नहीं रहा था। समय गुस्से में इतना पागल हो चुका था, इस वक्त उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही कुछ भी सुनाई दे रहा था। उसके कानों में अनिका के कई शब्द गूंज रहे थे। जो शब्द अनिका ने समय से कहे थे कि समय को सिर्फ अनिका का शरीर चाहिए था और उसे अनिका से प्यार नहीं था, यही सारी बातें समय के कानों में गूंज रही थी और समय के साथ उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। गुस्से में बहुत तेज ड्राइव कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि आज या तो वो खुद मर जाएगा या आज ऐसा कुछ कर जाएगा कि जिससे निकटता उम्र निकल नहीं पाएगी। जब समय की गाड़ी रुकती है तो उनके सामने देखती हैं वो मैरिज रजिस्ट्रार का ऑफिस था। उसे देखकर अनिका हैरानी से समय की तरफ देखती है, लेकिन समय एक बार भी इनका की तरफ नहीं देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अंदर को ले जाता है और थोड़ी देर में समय और अनिका की शादी हो जाती है। उसके बाद समय अनिका को फिर से गाड़ी में बिठाकर निकल जाता है। अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है। अनिका का समय की तरफ देखती है और कहती है, गाड़ी रोको समय, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना और तुम मेरे कुछ नहीं लगता, ये कागज के टुकड़ों से शादी नहीं होती है, समझे तुम। वो समय के हाथ को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समय गाड़ी नहीं रुकता बल्कि उसकी स्पीड बढ़ा देता है। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी एक मंदिर के सामने आकर रुकती है। जब आने का सामने देखती है तो मंदिर देखकर वह एक बार फिर हैरानी से समय की तरफ देखती है। समय अनिका को लेकर मंदिर में चला जाता है और जबरदस्ती उसके साथ शादी करने लगता है। अनिका अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन समय उसे नहीं छोड़ता। जब शादी हो जाती है तो समय अनिका का हाथ छोड़ देता है और कहता है, आज से तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी मांग के सिंदूर पर, हर चीज पर मेरा हक है। लेकिन आज जो बातें तुमने मुझसे कही है ना, मैं उसे कभी भूल नहीं सकता, इसीलिए जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर। अब तुम जैसे चाहो वैसे अपनी जिंदगी जी सकती हो, आज के बाद में पलट कभी तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा, यह वादा है मेरा तुमसे। जाते हुए समय का हाथ पकड़कर उनका रहती है, क्या साबित करना चाहते थे तुम, जबरदस्ती शादी की दूसरी औरत बनाकर रख दिया मुझे। अगर कल को तुम्हारी बीवी को पता चलता है तो वह मुझे तुम्हारी रखेल रहेगी, बस यही बाकी रह गया था ना मेरी जिंदगी में देखने को। आज मैं तुमसे एक वादा करती हूँ समय, इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा नफरत तुमसे करूंगी। जितनी नफरत आज तक मैंने कभी किसी से नहीं करी ना, उतनी नफरत मैं तुमसे करूंगी। तो मेरी एक बात याद रखना, ये सिंदूर, यह मंगलसूत्र, यह कागज के टुकड़े मुझे बंद नहीं सकते तुम्हारे साथ। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जंगी और तुमसे बेहतर इंसान से शादी करके अपना घर बसाऊंगी, यह चैलेंज है मेरा। समय अनिका की दूसरी शादी वाली बात सुनकर गुस्से में इनका की तरफ पलटा है और उसके बालों को पकड़कर कहता है, हिम्मत भी मत करना किसी आदमी के करीब जाने की, वरना सबसे पहले तुम्हें जान से मारूंगा, उसके बाद उसे तुम पर, तुम्हारी आत्मा पर, तुम्हारी रूह पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ समय मल्होत्रा का, समझी तुम। अनिका समय के हाथ को झटक देती और कहती है, अब मैं तुमसे वादा करती हूँ हर एक रात में नए आदमी के साथ रहूंगी, हर रात शादी करूंगी और हर रात सुहागरात मनाऊंगी। रोक सकते हो तो रोक लेना मुझे। और मंदिर से बाहर जाने लगती है। अब समय के गुस्से का पर हाई हो चुका था, क्योंकि अनिका अपने गुस्से में कुछ भी बोले जा रही थी जिसका एहसास उसे अभी नहीं था। समय जाती भी अनिका को अपनी गोदी में उठाकर अपनी गाड़ी में पटक देता है और गाड़ी को वहां से फुल स्पीड में लेकर चला जाता है।
समय की गाड़ी आकर उसके प्राइवेट विला पर होती है और समय अनिका को जबरदस्ती उठाकर उसे विला में ले जाकर पटक देता है और कहता है, आज के बाद ये घर तुम्हारी दुनिया है, ये चार दीवारी तुम्हारी किस्मत, आज से तुम यहीं रहोगी और तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की इजाजत नहीं है। एलिल अनिका समय के सामने हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अगर रोक सकते हो ना तो रोक लेना, मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगी, लेकिन एक बात याद रखना, अगर इस बार मैं यहाँ से भागना तो तुम जिंदगी में कभी मुझे पकड़ नहीं पाओगे। नहीं। अनिका की बात सुनकर समय को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। समय अनिका के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, तो ठीक है, कोशिश कर लो भागने की, फिर मैं भी तुम्हें बताता हूँ, अगर तुमने एक कदम भी इस घर से बाहर निकाला तो मैं तुम्हारे दोनों पैरों को तोड़कर तुम्हें घर में बंद कर दूंगा और फिर हमेशा इसी घर में पड़ी रहना। अनिका समय से कहती है, तो कोशिश करके देख लो और अपनी सारी सिक्योरिटी लगा लेना और खुद भी लग जाना, लेकिन फिर भी तुम अनिका को यहाँ से भागने से रोक नहीं पाओगे। क्योंकि अनिका वह तूफान है जो किसी के कैद में कभी नहीं रह सकती, प्यार करती थी तुमसे, इसलिए तुम पर विश्वास किया था, अपना सब कुछ तुम्हें दिया था, लेकिन तुमने किसी और से शादी करके जो धोखा मुझे दिया है लना, उसके बदले में मेरी नफरत थी तुम्हारी नसीब में आएगी अब। समय भी अपने हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम इस घर से भागने में कामयाब हो गई तो तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ, और अगर तुम इस घर से नहीं भाग पाएंगे तो जो मैं कहूँगा वो तुम करोगी। चैलेंज एक्सेप्टेड। समय घर से बाहर जाने लगता है तो अनिका रहती है अपनी पहली बीवी को बोल देना जाकर कि तुम एक लड़की को प्यार करने वाले बंदे नहीं हैं, तुम्हें 1000 लड़कियां चाहिए होती हैं, एक घर में उसे छोड़ा है, दूसरे घर में मुझे, और शायद 30 से घर में कोई तीसरी होगी। एलिल अनिका की बात सुनकर समय गुस्से में अपनी मुठिया काश लेता है और उसकी तरफ पलटकर कहता है, हाँ जा रहा हूँ उसके पास, क्योंकि वह तुमसे अच्छी है, प्यार करती है मुझसे, जो कहता हूँ वह मानती है, जैसा कहता हूँ वैसे रहती है, जैसा बोलता हूँ सुनती है, जो चाहता हूँ करती है, तुमसे तो लाख दर्ज अच्छी है, तुम जैसी बदतमीज और बिगड़ी हुई लड़की मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अनिका टू एमआर मल्होत्रा, मैंने भी नहीं कहा था कि आप इस बदतमीज बिगड़ी हुई लड़की से शादी करो, आप ही ने करी है, तो ठीक है, जाने दो मुझे यहाँ से, फिर आपको कभी भी इस बदतमीज और बिगड़ी हुई लड़की की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। एलिल समय अनिका के सामने खड़ा होता है और कहता है, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब तुम रहती हो इस पिंजरे की, कैदी को रिहाई नहीं मिलती, समझी। और एक बात, आज रात मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि भाई शादी वाले मैं तुमसे की है, लेकिन फर्स्ट नाइट तो मुझे अपनी पहली पत्नी के साथ माननी है ना, तो मैं वही जा रहा हूँ, इंतजार मत करना मेरा, क्योंकि मैं वापस नहीं आऊंगा, उसी के पास रहूंगा। अनिका, तो ठीक है ना, मैंने कब तुमसे मना किया है जाने के लिए, जो वैसे भी तुम्हारे घर में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं जो स्मार्ट एंड हैंडसम हैं, मैं उन्हीं में से किसी को पटा लूंगी और यहाँ रहना भी मेरे लिए आसान हो जाएगा। ओके जाओ, जल्दी जाओ, मुझे देर हो रही है, जो ना यहाँ से, और खुद ऊपर कमरे की तरफ चली जाती है। अनिका का ऐसा रिएक्शन देखकर समय गुस्से में पागल हो जाता है और सामने पड़ी कांच की टेबल पर जोर से लात मार देता है, वो टेबल टुकड़ों में बिखर जाती है। ऊपर रेलिंग के पास खड़ी अनिका का नीचे समय का गुस्सा देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है, ये तो शुरुआत है समय, आगे आकर देखो, तुम्हें इतना गुस्सा दिलाऊंगी कि तुम खुद मुझे इस घर से बाहर भेज दोगे और मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एलिल अनिका वहां से फिर चारों तरफ देखने लगती है, वहां पर सिर्फ एक ही कमरा था, इसलिए अनिका इस कमरे में चली जाती है। अनिका उस कमरे में पहुंचती है तो देखी है वो कमरा समय का था, क्योंकि वहां पर समय की बहुत सारी फोटोज लगी हुई थी। अनिका फोटोज को देखकर उन पर हाथ फिर कर कहती है, तुम सच में बहुत बुरे इंसान हो, तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रखती है, अब अपनी पहली बीवी के पास गए हो मौज मस्ती करने, अच्छी बात है। अनिका अपने कपड़े बदलकर बाहर आती है, उसे घर में अनिका के कोई कपड़े नहीं थे, इसीलिए अनिका ने इस वक्त समय की एक शर्ट पहनी हुई थी जो उसके घुटनों के ऊपर तक आ रही थी, वाइट कलर की, उसे शर्ट में उनका बहुत खूबसूरत लग रही थी। वही इस पूरे घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, इसके बारे में किसी को नहीं पता था सिवाय समय के। समय उन कैमरास में अनिका को देख रहा था और इस तरह देखकर समय का गुस्सा अपनी लेवल पर कर जाता है, क्योंकि समय इस वक्त अपनी एक जरूरी मीटिंग में जा रहा था, लेकिन अनिका को इस तरह गार्डन में जाता हुआ देखकर समय अपनी गाड़ी को यू टर्न लेकर वापस अपने घर की तरफ मोड़ लेता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अनिका को इस रूप में उसका कोई भी बॉडीगार्ड्स देखे। तभी वह अपने हेड गार्ड को फोन करता है और कहता है, सारे गार्डों को छुट्टी दे दो और बाहर से गेट बंद करके ताला डाल देना, और एक बात, कोई भी गार्ड्स या कोई भी सर्वेंट घर के अंदर नहीं रहना चाहिए।
बॉडीगार्ड्स वही करते हैं जो समय ने उन्हें करने के लिए बोला था। आप इस पूरे घर में सिर्फ अनिका अकेली थी और अनिका को इस बात का एहसास भी नहीं था, इसीलिए वो गार्डन में लूटी हुई थी और ऊपर आसमान को देख रही थी, क्योंकि आज सुबह से उसने कोई काम नहीं किया था और उसके पास ना उसका फ़ोन था, नीचे पूरे घर में कहीं पर कोई फ़ोन था कि वो नैन्सी से बात करके अपना काम पूरा कर सके, इसीलिए वो सब फ्री थी और आसमान में चमक रहे तारे को देख रही थी। अनिका, आपको एहसास होता है कि धीरे धीरे पूरे घर की लाइट बंद हो रही थी। अनिका का उठकर बैठ जाती है और चारों तरफ नजरिया घूमती है तो पूरा घर खाली था, कोई बॉडीगार्ड्स नहीं था, ना ही कोई सर्वेंट था और धीरे धीरे पूरे घर की लाइट बंद होती जा रही थी। ये देखकर अनिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। एलिल फिर अपनी आंखें खोलकर घर की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो घर की तरफ बढ़ रही थी, डर की वजह से उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। भले ही अनिका कितनी भी बहादुर थी, लेकिन थी तो वो एक लड़की ही और अंधेरे सूट से डर लगता था। पिछले जन्म नॉवल में आने से पहले जो उसके साथ हुआ था वह अंधेरे कमरे में हुआ था, इसीलिए उसे डर लग रहा था। वही अंधेरे में एक साया अनिका के पीछे पीछे चल रहा था और पीछे से अनिका की कमर को पकड़कर खुद के सीने से चिपक लेता है। अनिका की डर के मारे हालत खराब हो रही थी, लेकिन अगर वह थोड़ा अपना दिमाग उसे करती तो उसे पता चल जाता कि वह इंसान कौन है। डर की वजह से अनिका उस इंसान को खुद की करीब आने से रोक रही थी। एलिल तभी वह इंसान धीरे धीरे उसकी गर्दन पर अपने होठों को फिराने लगता है। यह एहसास होते ही अनिका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अब उसे समझ आ चुका था कि वह इंसान कौन है, इसीलिए वह उसे इंसान को खुद से दूर थका देती है और कहती है, आप तो अपनी पहली बीवी के पास गए थे ना, तो अब आपको मेरे पास आने की जरूरत कहाँ से पड़ गई। बस अनिका के इतना कहते ही पूरे घर की लाइट अपने आप सब जाती है और जब वह सामने देखती है तो उसके सामने समय अपनी पेट के पॉकेट में अपने दोनों हाथ डाले खड़ा था। समय अनिका की तरफ देखा है और कहता है, मैं तो यह चेक कर रहा था कि अकेले घर में तुम्हें डर तो नहीं लग रहा, क्योंकि ना तो यहाँ बॉडीगार्ड्स हैं और ना ही कोई सर्वेंट है। अब आपको अपना काम सारा खुद ही करना पड़ेगा, चाहे वो खाना बनाना हुआ, कपड़े धुलना हुआ या घर के साफ सफाई हुई। हाँ, बस इस घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। आपका सामान इस घर में आपको वक्त से मिल जाएगा। समय के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मेरी एक बात हमेशा याद रखना समय, अनिका को तुम कभी भी कैद करके नहीं रख सकते। जिस दिन मुझे मौका मिलेगा ना, मैं भाग जाऊंगी यहाँ से, और अगर मैं भाग गई ना तो तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, अगर ढूंढ भी लिया तो तुम मुझे अपना नहीं बना पाओगे, समझी। और वहां से ऊपर कमरे की तरफ चली जाती हैं। वहीं अनिका को इस वक्त व्हाइट शर्ट में देखकर समय की हालत खराब हो रही थी, लेकिन मैं जानता था उनका इस वक्त उसे नाराज है, उसे नफरत करती है और उसके करीब नहीं जा सकता था। अगर वह उसके करीब जाता भी तो वह उसकी नफरत बढ़ावा देगा, इसलिए वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और अपनी गर्दन पर हाथ फेर के कहता है, जिस दिन तुम्हारी नफरत नाराजगी में बदल गई ना, उसे दिन मैं तुमसे गिन गिन कर बाद ले लूंगा, अपनी हर एक तड़प का, अपने इंतजार का और अपने प्यार का भी। और वहां से नीचे वाले एक कमरे में चला जाता है, क्योंकि वह अनिका को इस घर में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था, वह भी तब जब इस घर में कोई भी मौजूद नहीं था और उसने अपनी मीटिंग की कैंसिल कर दी थी और नेक्स्ट मॉर्निंग रख ली थी। अनिका कमरे में आकर गेट को लॉक करके बेड पर लेट जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे डरने की कोशिश कर रहे थे या अंधेरे में मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ जो तुम्हारी कोशिशें को कामयाब होने दे। और अपनी आंखें बंद कर लेती है। धीरे धीरे उसे नींद आ जाती है। जब अनिका गहरी नींद में जाती है तभी अनिका के कमरे का गेट खुलता है और एक परछाई कमरे के अंदर आती है। अनिका को इतनी गहरी नींद में सोता हुआ देखकर कहता है, मेरी नींद खराब करके और देखो खुद कितने आराम से सो रही है। और जाकर अनिका के पास बैठ जाता है और उसके फोरहेड पर किस करके उसके माथे से अपना माथा जोड़ लेता है और कहता है, जानता हूँ नाराज हो, ये भी जानता हूँ कितनी जल्दी नहीं मानोगी, लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम कुछ सुनने को तैयारी नहीं हो। अगर अभी मैं तुमसे कहूँगा कि मेरी शादी नहीं हुई है और वह सब कुछ एक फेक न्यूज़ थी, तो तुम कभी भी मेरी बात को नहीं मानोगी। जब तक मैं फिर से तुम्हारा विश्वास नहीं जीत जाता तब तक मैं तुम्हें ये सच्चाई नहीं बताऊंगा। समय अनिका को अपनी बाहों में भरकर उसके पास लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। धीरे धीरे समय नींद के आगोश में चला जाता है। समय की नींद में जाते ही अनिका अपनी आंखें खोल लेती है और समय की तरफ देखकर कहती है, इसका मतलब तुम्हारी शादी को सनाया से नहीं हुई थी, और मतलब आज तक मैं तुमसे जो नफरत कर रही थी वो बच्चे नहीं आता तुमसे भाग रही थी, उसका कोई वजूद नहीं था, लेकिन तुम्हें परेशान तुम्हें करूंगी, क्योंकि तुमने भी मुझे बहुत परेशान किया है और आज तुमने जबरदस्ती मुझसे शादी की मेहंदी बिना मर्जी के। अगर मुझे मानना था तो मुझे मना कर शादी कर देना, मेरी शादी के सारे सपनों को तोड़ कर रख दिया तुमने। अब तुम देखो मैं तुम्हें कितना परेशान करती हूँ, अब तुमसे बदला लेना तो बनता है।
और समय के सीने पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। दोनों एक दूसरे को परेशान और सताने के बहाने ढूंढकर एक दूसरे के करीब भी सो जाते हैं। और आज पूरे 1 साल बाद उन दोनों को इतनी अच्छी नींद आई थी क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़पे थे और आज एक दूसरे को हराने के लिए, एक दूसरे को ही कमजोर साबित करने के लिए एक दूसरे को ही नीचे दिखा रहे थे। ऑल टू बी कंटिन्यूड।